इवन द रियलिटी दैट यू सी डज नॉट एग्जिस्ट। ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही पॉपुलर कोट है जिसको हमारे हीजनबर्ग और स्क्रोडिंगर अंकल ने दिया था, जिसके बारे में हमने कहाँ पढ़ा था काजल दी? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, राइट। ये कुछ फिनोमेना थे जिन्होंने मॉडर्न फिजिक्स, या मॉडर्न फिजिक्स नहीं एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स का बेसिक रखा, जिसको फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स के नाम से जानते हैं, और जो खुद अपनी इक्वेशन से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। क्वांटम फिजिक्स के बारे में हम इस वीडियो में इससे जानेंगे ताकि हम समझ सके कि हमारा मैनिफेस्टेशन, हमारे ह्यूमन ब्रेन और न्यूरोसाइंस का क्या 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 रिश्ता है, ठीक है। और हमको समझ में आए कि काजल दी जो हम सोचते हैं वो कैसे हमारी रियलिटी क्रिएट करता है, ठीक है। इस वीडियो में पहले हम न्यूरोसाइंस से समझेंगे, फिर हम अलग अलग टेक्निक समझेंगे। पर मैं आपको इसके लिए पहले डिस्क्लेमर दे दूं, जिनका जो पहले से कॉन्शियसली ये बिलीव करते हैं, सबकॉन्शियसली ये बिलीव करते हैं कि ये सब बकवास है, तो आप ये वीडियो मत सुने, क्योंकि आपका दिमाग ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको बचपन से फीडिंग मिली है कि ये सब बकवास है। आपको फीडिंग मिली है कि जो रियलिटी है वो कोई और क्रिएट करता है, वो भगवान क्रिएट करता है, वो नेचर क्रिएट करता है, एंड हेल लॉट ऑफ स्टफ। तो आप ये वीडियो नहीं सुनेंगे, ठीक है। ओके, ये पहले से डिस्क्लेमर था। बट और जो सुनेगा वो बिल्कुल भी पूरी तरह से ओपन माइंडेड होकर के सुनेगा। अंडरस्टैंड? एक थॉट मतलब क्या? एक स्टेटमेंट। अंडरस्टैंड? ठीक है, बहुत ही बेसिक समझेंगे, बहुत ही बेसिक से समझेंगे। एक स्टेटमेंट जैसे कि नीट 2025 का एग्जाम 4 मई को है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। अब इसको हम अलग अलग बंदे के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक बंदा जो 4th 5th 6th में है, उसको क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, वो उस थॉट को सुनेगा, हटा देगा। ओके, एक बंदा 7th 8th 9th में, थोड़ा बहुत हो सकता है कि काजल दी 4 साल बाद मैं भी एग्जाम दूंगी, ये वो करके, पर उसके लिए भी उतना वैल्यू रखेगा। इमेजिन समवन जो कि नीट का एग्जाम इस साल देने वाला है और दिसंबर जनवरी का टाइम है, उसका क्या रिएक्शन होगा? फिर इमेजिन समवन जिसको ये एग्जाम अगले साल देना है, उसका क्या रिएक्शन होगा? इमेजिन समवन जो कॉमर्स का, जिसको ये न्यूज़ मिलता है। अब अंडरस्टैंड, ये स्टेटमेंट सेम था। नीट 2025 का एग्जाम 4 मई को है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग इस थॉट को परसीव किया। अब जब जिस तरह का, जितना उस थॉट से या जितना उस स्टेटमेंट से तुम्हारा इंटेंसिटी जुड़ा हुआ है, कनेक्शन है, जुड़ाव है, उतना ही ज्यादा तेजी से तुम उस पर्टिकुलर चीज को लेकर के इमोशन प्रोड्यूस करोगे, राइट। जैसे कि अगर तुम्हें 2 महीने बाद एग्जाम देना है तो तुम्हारा इमोशन उसको लेकर के बहुत ही इंटेंस होगा। फिर कोई ऐसा जो अगले साल देगा उसको भी फील आएगा कि इस टाइम पे मैं एग्जाम दे रहूँगा, कैसा क्या होगा, मॉक में मार्क्स वगैरह वगैरह। और कंपैरेटिवली वो बंदा जो कि सीए है या जो कि कॉमर्स ले रखा है या मैथ्स ले रखा है, उसको क्या ही फर्क पड़ेगा? उसके लिए वो बिल्कुल ही एक वेला सा थॉट है। थॉट सिर्फ सिमिलर था सबके टर्म्स में, सबके पैटर्न में। क्या डिफरेंस आया? उस थॉट से मेरा एसोसिएशन, उस थॉट से मेरा कितना क्लोजनेस है, कितनी इंटेंसिटी के साथ क्लोज हूँ, वो क्रिएट करता है इमोशन। इमोशन का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मोशन, फ्रीक्वेंसी इन मोशन, ठीक है। अब ये अच्छे हो सकते हैं इमोशंस, बुरे हो सकते हैं। अच्छे बुरे नहीं होते एक्चुअली में, लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे उसको अच्छा बुरा बोलते हैं, ठीक है। ये मेरे पास थॉट था। अब ये थॉट थिंकिंग में कब बदलता है? जब मैंने इसको एक पर्टिकुलर टाइम तक रिपीट किया, नॉर्मल रिपीटेशन, ठीक है। नॉर्मल, चलो 2-3 बार सोच लिया, 10 बार सोच लिया, 20 बार सोच लिया। जब कभी ऐसा सिचुएशन बार बार किसी ने नीट 2025 का नाम लिया, सेम सिचुएशन सोचा, दैट वाज थिंकिंग। उससे रिलेटेड जितने भी छोटे मोटे ड्रीम्स, गोल्स, आइडियाज थे, उसको सोचना, दैट इज थिंकिंग। अब इसी थॉट को मैंने रेपिटेटिवली, कॉन्सिक्यूटिवली, बार बार ओवर एग्जैजरेट करके सोचा, ये बन गया मेरा ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग जब तक तुम कॉन्शियस माइंड से कर रहे हो, इतना हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आने वाला। इट इज़ जस्ट 5% ऑफ योर 100% ब्रेन, ठीक है, ठीक है। तुमने 5% ओवर थिंकिंग दिमाग में लगा करके कर लिया। बट ओवर थिंकिंग में हमको एक चीज़ पता है कि रिपीटेशन बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है, या रिपीटेशन सबसे बड़ा जड़ है ओवर थिंकिंग का। अब क्या होगा कि जैसे ही ये नंबर ऑफ रिपीटेशन एक थ्रेशोल्ड तक पहुंचेगा, समझो तुमने ये सेम स्टेटमेंट कि यार ऐसा ना हो कि नीट के पेपर में मैं पेन भूल जाऊँ, ठीक है, भले वहाँ मिलता है, पर मैं एग्जाम्पल लेते हैं, पेन भूल जाऊँ करके। अगर तुमने ये 10,000 टाइम्स, 20,000 टाइम्स, 50,000 टाइम्स सोच लिया, अब क्या होगा? ये तुम्हारे कॉन्शियस से सिंक हो चुका है सबकॉन्शियस में, और अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है रेदर देन कि तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें वो दिखाए जो तुमने उसे एज अ प्रूफ दिया है। अब तुमने उसे प्रूफ दिया है कि मैं पेन भूल सकता हूँ, या मैं पेन भूल जाऊंगा, या मैं पेन भूल गई हूँ। उसे फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट समझ नहीं आता। अब समझो कि उस पर्टिकुलर टाइम, चाहे तुम उस दिन चाहो या नहीं चाहो, तुम पेन भूलोगे। अश्योर्ड, लिख के ले लो कि तुम पेन भूलोगे। कभी अगर तुमको इसको ट्राई करना है तो एक, पता नहीं, शायद एक एक्सपेरिमेंट भी है, 1-2 एक्सपेरिमेंट मैं तुमको बता सकती हूँ। जैसे कि रात में कभी
जब सोने जाओ तो तुमको अगर जानना है कि तुम्हारा ब्रेन कितना पावरफुल है तो क्लोज योर आइज एंड बार बार अपने आप को कहो कि मुझे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है, मुझे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों, मुझे ना मैंने क्या खाया या मेरे को क्या क्या फील हो रहा है, बट आई फील लाइक कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग जैसा नौजिया लग रहा है। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपको सच में वॉमिटिंग वाली फीलिंग आने लगेगी, जितनी इंटेंसिटी से आप सोचते हैं। अब ये ठीक है, ये मैंने आपको एज एन एग्जाम्पल समझाया। अब इसके पीछे का समझते हैं न्यूरोसाइंस। ठीक है, हमारे ब्रेन के 2 मेजर पार्ट्स हैं, एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस। यूजुअली हमको बोला जाता है कि ह्यूमन सिर्फ 5% अपने ब्रेन का यूज कर पाता है। वो 5% क्या है? मोस्टली कॉन्शियस। 95% क्या है? सबकॉन्शियस। अब इसके अलावा भी बहुत सारे लेयर है, सुप्रा कॉन्शियस, कॉन्शियस, अलग अलग लेयर है, बट हमारे 2 इंपॉर्टेंट रीजन है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। कॉन्शियस जितना भी है वो मेरे लॉजिकल ब्रेन, इसको हम लॉजिकल बोलते हैं क्योंकि कॉन्शियस का काम है जितना भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे सेंस ऑर्गन से आ रहा है, स्किन, आईज, नोज, जितना भी तुम्हारे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको दिमाग तक पहुंचाओ और इस सेंस ऑर्गन से दिया हुआ इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड करना इज योर लॉजिकल ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन इतना ही देख पाएगा जितना तुम्हारी आंखें देख सकती हैं, कॉन्शियस ब्रेन उतना ही सुन पाएगा जितना तुम्हारे कान सुनने दे रहे हैं उसे। उसके बाहर का अगर कुछ बज भी रहा है, कुछ सुनाई भी दे रहा है, तो तुम्हारा कॉन्शियस ब्रेन उसको नहीं एक्सेप्ट कर, नहीं सुन पाएगा, नहीं समझ पाएगा, नहीं रिसीव कर पाएगा एज ट्रूथ। ये सब हमारे किसका गेम है कहा जल्दी? कॉन्शियस ब्रेन का। वो गलत नहीं है क्योंकि उसका काम है लॉजिक को सुनना, लॉजिक को परसीव करना, लॉजिक के हिसाब से रिजल्ट बताना। बट इससे भी वे मोर पावरफुल आता है हमारे पास सबकॉन्शियस, जो कि कॉन्ट्रीब्यूट करता है ऑलमोस्ट 95%। अब सबको देखो, हमने एक बहुत ही पॉपुलर कोट सुना है कि एवरीथिंग जो रियलिटी में है वो 2 बार बनी, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, है ना। बिना कोई चीज़ यहाँ बने आपकी रियलिटी में नहीं बन सकती है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप जो भी चाहे AI, ताजमहल या कुछ भी बड़े से बड़े छोटे से छोटा इंस्ट्रूमेंट देख लो, पहले वो यहाँ बने। अब अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबकॉन्शियस है वो इन्फॉर्मेशन हमारे किसी भी सेंस ऑर्गन से नहीं लेता, वो कॉन्शियस का काम है। सबकॉन्शियस के साथ अच्छी चीज़ ये है कि ये टोटली प्योरली इमोशंस के ऊपर बेस्ड है। तभी हमने देखा है कि डर वाली चीज़ें हमारे साथ ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि डर हम बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी से फील करते हैं। डर, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, ये जो हम टर्म्स बोलते हैं, इसको हम बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी से फील करते हैं। हम इसमें पूरी अपनी एनर्जी झोंक देते हैं। कभी आपने देखा है गुस्से के बाद आपको लगता है कि पूरी बॉडी थक चुकी है, डर के बाद पूरी बॉडी थक चुकी है। क्यों? क्योंकि हम उसको बहुत ही इंटेंसिटी से फील करते हैं। तो ये इमोशंस हमको हमारे सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर सकती है बहुत ही पोटेंशियल। अब समझो, एज होता है, एज वाइज हम सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे शुरू के 8 साल तक आपका सबकॉन्शियस सिर्फ एक वाइट बोर्ड है जिसमें आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी स्टेटमेंट डालेंगे, वो लाइफ टाइम का बेस बन जाएगा। तो हमको बचपन से शायद, आई गेस आपको हो सकता है सिखाया गया और नहीं सिखाया गया, पर यूजुअली हमारी सोसाइटी हमको कंडीशन करती है कि सक्सेस आसानी से नहीं मिलता, पैसा आसानी से नहीं मिलता, यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग। आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको कुछ पाना है तो आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा। आपके लिए पढ़ाई ही, मतलब जितना ज़्यादा आप पढ़ाई कर पाओगे उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो पाओगे, या पढ़ाई से ही आपको सोसाइटी में इज्जत मिलेगी। तभी हम आजकल बहुत सारे लोग, अब तो ठीक है फिर भी हो चुका है, नहीं तो लोग पहले तो स्पोर्ट्स को भी गलत मानते थे एंड म्यूजिक को भी गलत मानते थे। बहुत ही कम जो सोसाइटी के अगेंस्ट जाके क्या करते थे, क्योंकि सोसाइटी ने हमारे लिए एक बैरियर बना रखा है कि पढ़ाई ही दुनिया है, पढ़ाई ही वो है, पढ़ाई तुम फर्स्ट हो तो तुम अच्छे हो, तुम फेलियर हो, एवरेज हो तो बहुत ही बुरे हो। सारा सोसाइटी का गेम है जो कि हमने एज अ छोटे बच्चे में 8 ईयर्स तक ले लिया, रिसीव कर लिया, और अब हमारे पास उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा कॉन्शियस ब्रेन एक्टिव नहीं होता कि वो क्वेश्चन कर सके कि ऐसा तो नहीं है, ये भैया तो स्पोर्ट्स में है, ये विराट कोहली जो है वो तो स्पोर्ट्स खेल के पॉपुलर है, उनको तो कितनी इज्जत मिल रही है। हमारा कॉन्शियस ब्रेन नहीं रहता, हमारा सिर्फ सबकॉन्शियस खुला रहता है, और उसने जो ले लिया इन्फॉर्मेशन वो ले लिया। अब वही तुम्हारी जिंदगी का बेसिस है। अब हम समझते हैं आगे, ठीक है। 8 से 12 साल का एज थोड़ा सा कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, बट फिर भी ये भी वही एज है जब तुम क्या कर रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको एब्जॉर्व कर रहे हो, और वही तुम्हारी लाइफ का फाउंडेशन बना रहा है। अब आता है 12 से लेकर के ऑलमोस्ट टीनेज खत्म होने तक का एज, जहाँ पे हम नए नए दोस्त मिलते हैं, लोग मिलते हैं, एक्सपोजर मिलता है, स्कूल जाकर के हमको अलग अलग एक्सपोजर मिलता है, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आता है, थोड़ा सा हमको डिफ्रेंशिएट करना आता है, थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं सोचना कि ये मुझसे अच्छा है, ये मुझसे खराब है, ये सही है, ये गलत है, या हम कहीं ना कहीं हमारा कॉन्शियस ब्रेन आता है जिसके बेसिस पे हम अपने थोड़े बहुत डिसीजन लेना स्टार्ट करते हैं। ये डिसीजन सबसे पहले हमने किस बेसिस पे लिया, जो हमने पहले अपने आप को रिप्रोग्राम किया है, दोबारा हम वही कर रहे हैं, हम डिसीजन उसी बेसिस पे ले रहे हैं कि ओके, ये जो बंदा है
ये फाइनेंशियली रिच है, या ये जो बंदी है ये फाइनेंशियली रिच है तो मुझसे अच्छी है, ये बंदा है क्लास का टॉपर है तो मुझसे अच्छी है। और यहाँ से हम सबसे पहला बेसिक जड़ डालते हैं जिसको बोलते हैं कंपैरिजन। अगेन हम ये बात भूल रहे हैं कि अभी भी हमारा कॉन्शियसनेस उतना डेवलप नहीं है कि हम खुद से जो सोच रहे हैं वो उसमें प्रॉपर एक लॉजिकल क्वेश्चनिंग करके हम उसको तोड़ सकेंगे बाद में। बट हमारी जिंदगी का फाउंडेशन बन रहा है और हमने हमारी जिंदगी के फाउंडेशन में क्या रख दिया, कंपैरिजन। हमने हमारी जिंदगी की फाउंडेशन में क्या रख दिया, क्वेश्चन, कि पैसे कमाना आसान नहीं है, सक्सेस आसान नहीं है, कुछ पाने के लिए तुम्हें तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा, तुम्हें ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तुम्हें वो सैक्रिफाइस किसने सिखाया है, कहाँ लिखा है। और हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। दिक्कत पता है क्या है, आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर्स के बाद इट इज नियरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते, बट हाँ डिफिकल्ट हो जाता है। द रीजन इज क्योंकि जब आपने एक बार एक स्लेट में एक लाइन लिख दी तो भले ही तुम कितने भी अच्छे से मिटा दो, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उसका रह जाएगा। बट और उस थोड़ा सा मिटाने के लिए भी ना तुम्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, इतना कि तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जितना तुमको लिखते टाइम एक बार जितनी आसानी से पहले अटेम्प्ट में सबकॉन्शियस ने तुम्हारा ले लिया कि यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम मजाक है क्या, और आज हम अपनी लाइफ में ये चीज़ देख रहे हैं जब हम खुद भी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली खुद को बोल रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम मजाक है क्या। हमें बाहर का कोई बंदा बोले नहीं बोले, हम खुद को ये चीज़ बोले जा रहे हैं। तो अब ये तो हमको समझ में आ गया काजल दी कि हमने सोसाइटी से बहुत ही सारा कचरा ले लिया है, बट अब इस कचरे को करना क्या है। अब इस कचरे को साफ करेंगे हम दोबारा, बट ये प्रोसेस होगा थोड़ा लेंदी। पर इससे पहले हम समझते हैं कि ये प्रोसेस करेंगे कैसे। सबसे पहले हमारा जो ब्रेन है उसमें पर डे, ह्यूमन माइंड में पर डे अप्रॉक्सीमेटली 60,000 थॉट्स पर डे आते हैं। ओके, मुझे एक स्टेटमेंट जो मेरा पहला न्यूरल कनेक्शन बनाया है उसकी जगह दूसरा न्यूरल कनेक्शन बनाने के लिए मुझे 10,000 रिपीटेशन ऑफ अ स्टेटमेंट चाहिए। 10,000। अब ऐसे लग रहा हो काजल दी 10,000 कितने ज़्यादा है, 60,000 तो दिन में तुम थॉट सोच रहे हो, तो 10,000 तो उसके कंपेरेटिवली कम हुआ ना, लेकिन फिर भी हमें 10,000 थॉट्स चाहिए। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो ठीक है आपने 10,000 थॉट्स कर दिए। अब जो हमारे पास तीसरा बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है वो ये कि अगर आप 10,000 थॉट्स नहीं दे सकते तो आप जो चीज़ सोच रहे हैं उसको आपको इंटेंसिटी से सोचना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबकॉन्शियस इमोशन बेस्ड है। सबकॉन्शियस के लिए इमोशन बहुत मैटर करता है या तो रिपीटेशन मैटर करता है। सबकॉन्शियस दो ही चीज़ों पे काम करता है, रिपीटेशन या इमोशंस। रिपीटेशन और इमोशन ही दो चीज़ें जो आपके नए न्यूरल पैटर्न बना सकते हैं। और न्यूरल पैटर्न क्या बनाने, क्यों बनाने काजल दी, क्योंकि जो तुम्हारा ये बिलीफ है ना कि काजल दी सक्सेस आसान नहीं है, ये भी एक न्यूरल कनेक्शन ही है और इससे जुड़ा है फर्दर 10 न्यूरल कनेक्शन। जैसे अगर एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि सक्सेस इज नॉट ईजी, तो तुम्हारे लाइफ में 10 ऐसे एग्जाम्पल हुए होंगे या शायद तुमने एनवायरनमेंट से परसीव किया होगा जो तुमको बताता ये बात कि सक्सेस इज नॉट ईजी। एग्जाम्पल हो सकता है तुमने भैया का फेलियर देखा हो, दीदी का फेलियर देखा हो, छोटे भाई बहन का फेलियर देखा हो, किसी अंकल आंटी का फेलियर देखा हो, शायद तुमने क्लास में ही कुछ देखा होगा कि तो जिस साल तुमने थोड़ी सी कम पढ़ाई की उस साल तुम्हारे मार्क्स बहुत कम हो गए, व्हाट्सोएवर। अब हमें क्या करना है, पहली बात तो हमें एक न्यूरल कनेक्शन बनाना है जो कि ये बोले सक्सेस इज ईजी, क्योंकि हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हम ये न्यूरल कनेक्शन सिर्फ नीट एग्जाम या जेईई एग्जाम के लिए नहीं बना रहे, हम ये न्यूरल कनेक्शन रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए बना रहे, क्योंकि सक्सेस हमको हर फील्ड में चाहिए। सक्सेस सिर्फ नीट जेईई के लिए नहीं चाहिए, सक्सेस मुझे एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर से लेकर के एमडी के फर्स्ट ईयर तक से लेकर सुपर स्पेशलिटी तक चाहिए। मुझे पर्सनल हेल्थ से लेकर के प्रोफेशनल रिलेशनशिप तक मुझे सक्सेस चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे सक्सेस की डेफिनेशन बदलनी होगी कि सक्सेस है तो आसान, पहला। और मेरे को दुनिया में सब चीज़ें मिल सकती है, मेरे को केक पसंद है, मेरे को चॉकलेट पसंद है, मेरे को पिज़्ज़ा पसंद है, मैं सब खा सकती हूँ। ये हमको अपना बिलीफ सिस्टम बनाना है। इनिशियली क्या आप खुद को रिपीट करोगे कि काजल दी यू नो व्हाट सक्सेस इज वेरी 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 इजी। आपका दिमाग बोलेगा अच्छा कल तक तो तू कुछ और बोल रही थी, कल तक तो तू ईमान ही नहीं रहती, आज कैसे बकवास कर रही है सब। फिर आपको दोबारा अपने दिमाग को समझाना है सक्सेस आसान है। आपको अपने दिमाग को सिर्फ 1-2.5 साल के बच्चे की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं उसको हम दूसरी भाषा में इनर चाइल्ड बोलते हैं। इनर चाइल्ड मतलब छोटा सा बच्चा जिसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है रेदर देन टू एक्सेप्ट योर मैसेजेस। बट वो बच्चा तुम्हारा लाइफ डिसाइड कर रहा है या वही बच्चे से हमारी लाइफ चल रही है। कभी नोटिस करना तो एक बहुत ही अच्छी पॉपुलर सेइंग थी, आई डोंट नो किसने कहा था कि ना हम ह्यूमंस सिर्फ एक रोबोट है। जैसे एआई, आजकल एआई जनरेटेड रोबोट्स है ना, उसमें क्या रहता है, कोई इन्फॉर्मेशन फीडेड है, वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। हम भी रोबोट्स हैं
जो कि अपने ही बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। जैसे हमें बचपन में, अब किसी को अगर रिलीजन की पर्सपेक्टिव से देखो तो किसी को बताया गया था कि तो कोई हिंदू है तो वो जैसे ही मंदिर के सामने जाता है हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। किसी को बताया गया कि ये हमारा रिलीजन नहीं है तो नो मैटर व्हाट, तुम चाहो या नहीं चाहो, तुम उस रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट नहीं ला सकते। बट अगर बचपन में एक हिंदू को ऐसा बता दीजिए कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम कोई दूसरे रिलीजन के हो, तो शायद वो लाइफ टाइम वो ये बात एक्सेप्ट कर पाएगा, या उसको रिलीजन नहीं बताया जाए। तो रिलीजन इसलिए एग्जाम्पल लेना जरूरी था क्योंकि रिलीजन सबके सब रिलेट कर सकता है। बचपन में हमको बताया जाता है कि मतलब जो भी बच्चा है वो गोरा है, वो काला है, वो सक्सेसफुल है, उसका घर का रिलेशन कैसा है, उसका ये कैसा है, उसका खानदान कैसा है, उसका कास्ट क्या है, और वो हमारा लाइफ का बेसिस बना देता है। बचपन में आपको हो सकता है कि किसी ने मजाक में बोल दिया हो ये चीज़, या किसी पेरेंट्स ने, रिलेटिव ने आपको मजाक में बोल दिया हो कि यार दिखने में इतना भी सुंदर नहीं है, और ये भूल गए कि ये तुम्हारी लाइफ का पूरा फाउंडेशन रख देगा। इसीलिए अब जो पास्ट में हो गया उसे तुम नहीं बदल सकते। कोशिश हमको लाइफ टाइम के लिए करना है कि मेरी लाइफ के आसपास अगर कोई भी बच्चा 8 साल से कम का है या 12 साल से कम का है तो उसको मुझे जितनी अच्छी चीज़ें बोलनी है उतनी अच्छी जितना अच्छा बोल सकता हूँ मैं उतना अच्छा बोलूँगा। उसको कान में ले जा करके बोलेंगे, उसको बता सकते हैं कि यू डिजर्व एवरीथिंग, लाइफ तेरी बहुत आसान है, हमेशा आसान रहेगी। छोटे भाई बहन हो सकते हैं, और हम अगर अपनी खुद की लाइफ बदलना चाहते हैं तो हमको अपना स्टेप लेना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा कि ठीक है यार, आज मेरी ज़िंदगी में जो भी कचरा चल रहा है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। उसके लिए कहीं ना कहीं ठीक है, मैं मानता हूँ कि बचपन में मैं कॉन्शियसली अवेयर नहीं था, पर वो इन्फॉर्मेशन, वो कोडिंग मुझे मिल गई है और अब उसी के बेसिस पे प्रोग्राम हूँ और काम कर रहा हूँ। अब मुझे कोडिंग बदलनी है, और फिर अलग अलग तरह के टेक्निक्स आते हैं जिसके थ्रू आप ये कोडिंग बदल सकते हैं। द बेस्ट टेक्निक, देखो कोई टेक्निक नहीं है, तुम खुद एक टेक्निक हो, तुमको जो पसंद आए, तुमको जिस धुन में पसंद आए वो टेक्निक सही है, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड टेक्निक दिए गए हैं ताकि हम उसको क्या कर सके, दो बेसिस पे काम कर सके। पहला इमोशन और दूसरा काम कर सके अपने रिपीटेशन पे, क्योंकि सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने का तरीका ही दो है, इमोशन रिपीटेशन, रिपीटेशन इमोशन, दैट्स इट। ठीक है, तो आने वाले कुछ वीडियोज में हम सीख रहे होंगे कि कौन सा ऐसा तरीका है अलग अलग जिसमें आप रिपीटेशन और इमोशन को अच्छे से इन्फ्यूज़ करके, मिक्स करके आप बहुत अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते हो। और बस ठीक है, कुछ और न्यूरो साइंस भी है जिसके बारे में आपको वो बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। जो 4 मेजर न्यूरो साइंस इसके पीछे पूरा का पूरा बचता है वो है, एक तो न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो कि पहले साइंटिस्ट बोलते थे कि न्यूरॉन्स एक बार जो बन के वो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अब साइंटिस्ट मानते हैं कि न्यूरॉन बदल सकते हैं। 2017 का ये रिसर्च पेपर आप पढ़ सकते हो। दूसरा एक टर्म आता है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स का मतलब है जो जीन बायोलॉजी के भी ऊपर है। तो पहले साइंटिस्ट मानते थे कि जो एक बार डीएनए कोड हो गया वो हो गया, नहीं बदल सकता, लेकिन अब एपिजेनेटिक्स एक टर्म है जो कि अगेन ये बोलता है कि हमारा डीएनए, हमारा जीन भी हमारे इन्वायरमेंट या हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे पर्सपेक्टिव से बदल सकता है। तीसरा क्वांटम फिजिक्स, इसका कोई खास इतना साइंटिफिक प्रूफ नहीं है बट ठीक है। इसके अलावा एक टर्म आता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रास, जिसका काम मेनली क्या होता है, हमको जगा के रखना। ठीक है, तो रात में हमको नींद कैसी आती है, जब रास हो जाता है डीएक्टिवेट, इनएक्टिवेट। ठीक है, अब जैसे रास इनएक्टिवेट हुआ, रास करता क्या है, रास एक फिल्टर पेपर है, ठीक है, जो बार बार डिसाइड करता है कि कल तक जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी आज भी मुझे वही इन्फॉर्मेशन मिले तभी वो अंदर जा पाएगा। जैसे कि कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड, वो उन्हीं लोगों को अंदर जाने देगा जिनके साथ वो फेमिलियर है, जिनके साथ वो फेमिलियर नहीं है उनको बाहर रोक देगा। वैसे ही रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का काम होता है कि वही थॉट हमारे सबकॉन्शियस तक या मेरे बड़े वाले ब्रेन के पास जाएगा जो कि कल तक जाता आया है। तो अब हमको क्या करना है, हमको जो अपनी रिपीटेशन या अपना जितना भी हम इमोशन वगैरह, जितने भी हम लॉज यूज़ करते हैं, जितने भी हम टेक्निक यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हमको कहीं ना कहीं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को बाईपास करना है। बाईपास करके कर सकते हैं, या तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को समझाएं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करें फिर जाए, या तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के साथ कुछ ऐसा करें कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को पता ही ना चले और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे लॉजिकल ब्रेन से सबकॉन्शियस तक पहुंच जाए। अब इसके अलग अलग टेक्निक्स है जो अपन अलग अलग टाइम पे सीख रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।